हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हम भक्ति काल के बारे में संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। जितनी भी टॉपिक थे वे भक्ति काल के बारे में हम कर चुके हैं। तो इसके बाद भक्ति काल के बाद का जो युग आता है वह रीति काल है। आज हम रीति काल को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं। हम हमारी वीडियो देखते हैं रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल का जो समय सीमा है वह 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक है, अर्थात विक्रमी संमत 1700 से लेकर विक्रमी संमत 1900 तक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दी गई जो समय सीमा है। ठीक है। रीति शब्द की व्युत्पत्ति, जो रीति शब्द की व्युत्पत्ति है वे कहाँ से हुई है? रीढ़ में किंतज शब्द जोड़ने से रीति शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने के लिए मार्ग बताया गया हो। रीति का अर्थात रीति का अर्थ वह होता है कि हम किसी एक ही पद्धति पर कोई स्पेसिफिक पद्धति हमें बता दी गई है कि भाई तुमने इसी पद्धति पर अपना जो रचना लिखनी है। ठीक है। उसी पद्धति पर जब हम रचनाएं लिखते हैं और लगातार वैसी ही रचनाएं लिखी जाती हैं आगे तक, तो उसे हम रीति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है इसका नामकरण। ठीक है। नामकरण सभी जो विद्वान थे, ठीक है, उन्होंने अलग अलग अपने अकॉर्डिंग जो नाम दिए थे इसे। सबसे पहले जो मिश्र बंधु है उन्होंने कहा था इसे अलंकृत काल। ठीक है। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? इसे अलंकृत काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं इसे रीति काल कहते हैं और ये सर्वमान्य मत है। ठीक है। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं, वे कहते हैं इसे श्रृंगार काल का नाम दिया है उन्होंने। रमा शंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल कहते हैं। डॉक्टर भागीरथ मिश्र इसे रीति श्रृंगार काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन इसे कहते हैं द ऑर्स पोइटिका। ठीक है। और एडवन ग्रीव्स इसे कहते हैं एलेबोराइज्ड पीरियड। ओके। तो इसके बाद है डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, वे कहते हैं रीतिकाल को साहित्य शास्त्रीय काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी इसे कलाकाल ही कहते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल की तरह। ठीक है। तो ये थे जो अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल के संबंधी जो अपने नाम दिए थे, लेकिन सर्वमान्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया रीतिकाल। बाकी जो थे नाम वे उनमें कोई ना कोई कमी जरूर आ रही थी। ठीक है। वह जो उस समय की रचनाएं हैं वे पूरी तरह से उसे स्पष्ट नहीं करने वाले थे। इसके बाद आता है रीतिकाल के प्रवर्तक व उनके प्रस्तोता। ठीक है। रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रस्तोता हैं। वे किसका नाम देते हैं? वे कृपा राम का नाम देते हैं। वे कहते हैं कि कृपा राम जो है वह रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। ठीक है। 1541 में इनका जो रचना काल था। इसके बाद डॉक्टर निकेंद्र हैं, वे किसे कहते हैं? वे केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। 1555 से लेकर 1617 ईस्वी तक उनका रचना काल था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं चिंतामणि को, वे 1643 ईस्वी के आसपास विराजमान थे। जो अगर हम देखें कि कालक्रम की दृष्टि से तो कृपा राम जी को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। 1541 में ये विराजमान थे। लेकिन अगर हम रीति के बारे में बात करते हैं तो रीति काल का जो मुख्य प्रवर्तक माना जाता है वह चिंतामणि को ही माना जाता है, क्योंकि चिंतामणि के द्वारा ही जो रीति की पद्धति थी वह पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। तो इसका हम प्रवर्तक किसे मानेंगे? चिंतामणि को मानेंगे। ठीक है। इसके बाद आते हैं विशेषताएं। काव्यत्व और आचार्यत्व का मिश्रण था, क्योंकि जो उस समय के कवि थे वो कवियों के साथ साथ, कवि होने के साथ साथ वे आचार्य भी थे, अर्थात वे काव्य शास्त्र के बारे में भी लिख रहे थे। ठीक है। सिर्फ वे कविताएं नहीं लिख रहे थे, उन्होंने जो काव्य शास्त्र है उसके बारे में भी
लिखा था। ठीक है, जो काव्य शास्त्र लिखते हैं वे आचार्य होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने काव्य शास्त्र के बारे में भी लिखा और साथ ही साथ उन्होंने कविताएं भी लिखी। तो कवित्व और आचार्यत्व दोनों का मिश्रण था। ठीक है, अंतर्वस्तु के रूप में श्रृंगार का चयन, इस समय भी श्रृंगार रस का पूर्ण जो पूरे तौर पर, ठीक है, प्रयोग किया जा रहा था। अलंकारों का प्रयोग था, प्रकृति चित्रण था, उद्दीपन भाव था, श्रृंगार और भक्ति का गठजोड़ था। ठीक है, श्रृंगार भी इसमें जो है श्रृंगारिक कविताएं भी लिखी गई हैं और भक्ति जो पूर्व कविताएं हैं वे भी लिखी गई हैं। नायिका भेद निरूपण है। ठीक है, इसकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वे क्या है, सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट हो गई थी सतसई परंपरा। इसके बाद जो है श्रुति मधुर व कोमल कांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा का प्रयोग। ये प्रश्न आया था कि रीतिकाल में जो रचनाएं थी वे किस भाषा में लिखी जाती थी, वे किस भाषा में लिखी जाती थी, ब्रजभाषा में लिखी जाती थी। प्रश्न आया था ये। ठीक है, आप याद कर लें इसे, किस भाषा में लिखी जाती थी, ब्रज भाषा में। ठीक है, रसानुकूल छंदों का प्रयोग। ठीक है, रसों के अनुसार ही छंदों का प्रयोग किया गया। जैसे श्रृंगार रस में स्वय छंद का प्रयोग किया गया और वीर रस में कवित छंद का प्रयोग किया गया। अगर आपको छंदों के बारे में नहीं जानकारी तो उसकी भी छंदों के ऊपर भी हमने वीडियो डाली है, तो आप वहाँ पर जाकर छंदों के बारे में देख सकती हैं। रीतिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, रीतिकाल साहित्य में हमें दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। सर्वांग विवेचन किया था एक तो, और एक विशिष्टांग विवेचन किया था। दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम। सर्वांग विवेचन था जो, इसके अंतर्गत रस, छंद, रीति, गुण, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, नायिकाभेद आदि सभी प्रकार के अंगों का विवेचन किया जाता था। ठीक है, इसमें सिर्फ किसी एक का विवेचन नहीं किया गया था, इसमें सभी एक साथ ही किया जाता था, सभी का विवेचन। लेकिन जब विशिष्टांग विवेचन है, ठीक है, उसमें रस, अलंकार और छंद या तो तीनों का विवेचन किया जाता था या किसी एक का। ठीक है, सर्वांग में सभी, सर्वांग का मतलब ही होता है सभी। ठीक है, तो इसके जो सर्वांग विवेचन करने वाले कवि कौन कौन से हैं, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, गवाल, भिखारीदास, अमीरदास, रसिक गोविंद, सोमनाथ और प्रताप शाही। ठीक है, देखते हैं इसकी ट्रिक भी है। चिंता में है कुल, कुमार, देव, गवाल, भिखारी, अमीर, गोविंद नाथ का देख प्रताप। ठीक है, चिंता अर्थात चिंतामणि, कुल अर्थात कुलपति मिश्र, कुमार कुमारमणि, देव देव है, गवाल गवाल है, भिखारी भिखारीदास और अमीरदास, गोविंद रसिक गोविंद, नाथ सोमनाथ, प्रताप प्रताप शाही। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, आप इसे याद कर लें, बहुत आसानी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन सी कवि हैं जो वे सर्वांग विवेचन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं वे आते हैं विशिष्टांग विवेचन। ठीक है, विशिष्टांग विवेचन के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों का विवेचन किया जाता है। ठीक है, रस का विवेचन करने वाले कौन कौन से कवि हैं, सुखदेव मिश्र, रसलीन, तोष, राम सिंह, पद्माकर, मतीराम, बेनी प्रवीण, चंद्रशेखर बाजपेयी, याकूब खां उजियारे। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है, सुख का रस तो मिले राम के पद्मों में। ठीक है, ये एक अलग लाइन है। इसके बाद मति का देख प्रवीण, शेखर विजय उड़जड़, ये भी एक अलग लाइन है। सुख अर्थात सुखदेव मिश्र, रस रसलीन, तो तोष राम राम सिंह, पद्मों अर्थात पद्माकर, मति अर्थात मतीराम, प्रवीण बेनी प्रवीण, शेखर चंद्रशेखर बाजपेयी, जाए याकूब खां, उजड़ अर्थात उजियारे। ठीक है, आप इसे याद कर लें। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाता है, आपको सिर्फ 2-3 बार पढ़ने की ज़रूरत होती है तो आप याद हो जाएगा। अगर किसी भी पेपर में कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आप झट से उसका सही आंसर दे सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अलंकार विवेचन। इसके अंतर्गत कवि सिर्फ अलंकार का ही विवेचन करते हैं। अलंकार विवेचन वाले कवि कौन कौन से हैं, रघुनाथ, बंदीजन, गिरधरदास और पद्माकर, सेवादास, रसरूप, दुल्ह, भूषण, जसवंत सिंह, मतीराम,
गोप, रस्क, सुमति। इसकी भी एक ट्रिक है। रघुनाथ के गिर पद्मों में पा सेवा का रस। ठीक है, ये एक यहाँ पर लाइन समाप्त हो जाती है, एक ही लाइन है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है दूल्हे के देख भूषण, जसवंत की मति हो गई सुमति। ठीक है, रघुनाथ अर्थात रघुनाथ बंदीजन, गिरधर दास, पद्माकर, सेवादास और रस अर्थात रस रूप। ठीक है, और इसके बाद दूल्हे अर्थात दुल्हा, भूषण भूषण जसवंत सिंह और मतीराम और गई अर्थात गोप और सुमति अर्थात रसिक सुमति। ठीक है, इसके बाद आते हैं छंद विवेचन। इसके अंतर्गत कवि सिर्फ छंद का ही विवेचन करता है। छंद विवेचन वाले कवि कौन कौन से हैं? दशरथ, राम सहाय, मतीराम, भूषण, माखन, सुखदेव मिश्र। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है। दशरथ पुत्र राम की मति भूषण में है या माखन में सुख पाए। ठीक है, दशरथ अर्थात दशरथ यहाँ पे आ गया, राम अर्थात राम सहाय, मति मतीराम, भूषण भूषण। ठीक है, माखन माखन आ गया, सुख अर्थात सुखदेव मिश्र। ठीक है, तो यहाँ पर थी हमारी जो रीतिकाल में प्रवृत्तियाँ थी। दो तरह की हमने प्रवृत्तियाँ की हैं, सर्वांग विवेचन और विशिष्टांग विवेचन। ठीक है, विशिष्टांग विवेचन में सिर्फ 3 ही आते हैं, रस, छंद और अलंकार, इनका विवेचन करने वाले कवि, और सर्वांग में सभी का विवेचन करने वाले कवि आते हैं। ठीक है, इसके बाद रीति काव्य की कुछ श्रेणियाँ भी हैं, जैसे केवल लक्षण, जिन्होंने सिर्फ केवल लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वे भी आते हैं। काव्य शास्त्रीय परिभाषा दी है उन्होंने सिर्फ। ठीक है, केवल उदाहरण भी दिए हैं, कुछ ने उसे हम काव्य रूप का नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ ने लक्षण व उदाहरण दोनों दिए हैं तो वे आते हैं काव्य शास्त्र। ठीक है, इसके बाद रीतिकाल के संप्रदाय कौन कौन से हैं? रस संप्रदाय किसने दिया था? भरतमुनि ने। अलंकार संप्रदाय आचार्य भामा ने। रीति संप्रदाय आचार्य बामन ने। ध्वनि संप्रदाय आचार्य अनंतवर्धन ने। वक्रोक्ति संप्रदाय आचार्य कुंतक ने। और औचित्य संप्रदाय आचार्य क्ष्मेंद्र ने। ठीक है, तो आज हमने जो रीतिकाल का जो स्टार्टिंग था वह कर लिया है, और आगे हम करेंगे जो रीतिकाल के अंतर्गत जो काव्य धाराएँ आती हैं उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको किसी भी तरह की हिंदी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।